सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ राना ताहिर हैं, रोज़नामा बोल इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे पॉलिटिकल ज़्यादा हैं, वो दो तीन बड़े अहम मौज़ूआत हैं। बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि मैं कल नैब ने मुझे बुलाया लेकिन मैं पेश नहीं हूँगा, नैब में अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ़्तार कर ले। आज बाबर अवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़े कर दी है कि मरीम नवाज़ साहिबा को हुकूमत बाहर नहीं जाने देगी। एहसन इकबाल साहब गिरफ़्तार हो गए, बड़ा उस पर वावेला है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल नैब ने अब उनको जहर का प्याला पिला ही दिया है। मैंने जहर का प्याला इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो बहुत सारे लोग हैं या जो ख़ुद भी वो अपने आप को ये कहते थे कि मैं अरस्तू हूँ उसका, मुस्लिम लीग नवाज़ का। इंडिया से जो ख़बरें आ रही हैं उसमें बहुत बड़ा वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं। जो उनका सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है, पूरी जो मिनॉरिटीज़ हैं उसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन, सब ने उसको मुस्तरद कर दिया। लेकिन मोदी हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर उन्होंने सूरत हाल को गर्म किया है। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज मुज़फ़्फ़राबाद सेक्टर में दौरा भी किया और ज़ख्मियों से भी मुलाकात की, जवानों से भी मिले और वहाँ पर इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान भरपूर लड़ाई लड़ेगा। बहुत अरसे के बाद, 13 साल के बाद आज पाकिस्तान ने टेस्ट मैच भी जीता, कराची में श्रीलंका को हराया। बड़े अरसे के बाद एक अच्छी खबर आई है, उसका भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक स्टैंड ऑफ अब हुआ है नैब और पीपल्स पार्टी के दरमियान। आज एहसन इकबाल साहब को तो गिरफ़्तार किया गया, उनको 11:30 बजे नैब रावलपिंडी ने बुलाया था, लेकिन वो ताख़ीर से गए, अपने रफ़क़ा के हमरा गए, जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा एक किस्सा बयान किया जिसका लुब्बे-लुबाब ये था कि ये जो नारोवाल स्टेडियम है ये ना मैंने इसको अप्रूव नहीं किया, मैंने नहीं बनाया और मुझ पर नाजायज़ इल्ज़ाम लगाया। लेकिन नैब का ये कहना है कि वहाँ पर इस स्टेडियम की ज़रूरत ही नहीं थी, तो उस मरे हुए मंसूबे को ज़िंदा किया, इन्होंने उसकी कॉस्ट बढ़ाई, उसमें बड़ा बेनिफिट लिया और ये नाजायज़ उन्होंने इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। वाकई ये बात अजीब है कि नारोवाल में इतना बड़ा स्टेडियम बनाने की क्या ज़रूरत थी। वहाँ पर 2 अरब से पता नहीं कितने अरब, 3 अरब रुपए लगा दिए वहाँ पे। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल 2 अरब में बना था, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वहाँ पर उन्होंने बना दिया। लोग बस बादशाह, और यही बेसिकली केस है जो नैब का है कि नाजायज़ इस्तेमाल इख्तियारात का और फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, कॉस्ट भी उसकी बढ़ा दी गई थी। तो उनको गिरफ़्तार कर लिया, वो थोड़ा लेट पहुँचे वहाँ पर। अब कल बिलावल भुट्टो साहब ने बुलाया है नैब ने उनको, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, नैब को जो पैगाम दिया है, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें, फिर इस पर बात करते हैं। कोई खतरात नहीं है, कोई गिरफ्तारी का खतरात नहीं। वैसे हम किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। मैं इनके लिए ज्यादा खतरनाक होऊंगा अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं। अगर हिम्मत रखते हो तो गिरफ्तार करे, अगर हिम्मत रखते हैं तो गिरफ्तार करे। राना साहब, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जाऊंगा नैब के ऑफिस। भाईजान बात ये है कि इसके साथ ही अगर आप इनके अब्बाजी वाला भी वो भी सुनवा देते हैं जी। अच्छा, अब नैब के हवाले से जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, नैब के चेयरमैन के हवाले से उन्होंने भी एक बात कही थी, मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ। ये लहजा और ये एक मैं इसे गरूर कहूँ या क्या कहूँ, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। वही आसिफ अली जरदारी साहब फिर अदालत से ज़मानतों की भीख मांगते हुए अब ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में हैं। कभी ऐसा वक्त अल्लाह किसी को ना दिखाए, और ना ही इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए जिसमें आप किसी को नीचा दिखाएं और ये कहें कि वो मेरे पैरों पे गिरेगा। बहरहाल हुक्मरान समझते नहीं हैं ये, जब ये अपोजिशन में जाते हैं, जेलों में जाते हैं, तो बिल्कुल इनकी शक्लें भी और हो जाती हैं, इनका लहजा भी और हो जाता है।
और जब बाहर आते हैं टीवी पे बैठते हैं, हुक्मरानी करते हैं तो ललकारते हैं लोगों को। लूटा हुआ पैसा जो है वो इतना ज़्यादा खून में दौड़ता है, इस तरह से इतनी चिंगारियाँ भरता है कि इंसान आपे से बाहर हो जाता है। और अल्लाह ताला बुरे वक्त से महफूज रखे। अब बिलावल साहब भी यही कह रहे हैं कि मैं बड़ा ख़तरनाक हूँगा और मुझे पकड़ के दिखाएं, देख लें। और ये कह रहे थे कि नैब का चेयरमैन मेरे पाँव पे गिरेगा। वो हमने सब देख लिया कौन किसके पाँव पे गिरा, कौन किससे डील मांग रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के मैं ये बात कर रहा हूँ। हम तो खैर बिल्कुल ही नाचीज़ हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। हम तो अगर कुछ भी नहीं है, हमारे तो मुंह पे आके को मुक्का मार दे तो हम तो भैया FIR भी दर्ज नहीं करवा सकते। हम तो बहुत नाचीज़ लोग हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो बड़ी है। और ये जो लोग दंदनाते फिर रहे हैं और जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, खुदा की ज़ात, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। राना साहब, अब नैब गिरफ़्तार कर सकती है बिलावल साहब को? वो कहते हैं ज़रा करके दिखाओ। समी साहब, भाईजान गुजारिश ये है, आपने दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू सुनाई। बात सीधी सी है कि इनके लबो लहजे में तकब्बर, रौनत और गरूर कितना भरा हुआ है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं। और जब फिर अब्बा जान पकड़े गए, ये ऐसे बहरूपिये हैं, ऐसे अदाकार हैं कि जब ये गिरफ़्तार हो जाते हैं तो इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। ये किस तरह की एक ढांचा नुमा, जैसे कोई अंदर से खाली ढांचा है, इस तरह की शक्लें बना के व्हील चेयर पर और ऐसे आते हैं। और जब ये बातें करते हैं, धमकियां देते हैं, यानी देखें किस कदर अफसोसनाक बात है समी साहब कि वो खुलेआम एक साबिक सदर पाकिस्तान का वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं धमकियां हाँ मैं धमकी दे रहा हूँ, वज़रा को धमकी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नैब के चेयरमैन की तो कोई औकात ही नहीं है। मेरे ये पाँव में गिरा दूसरा, ये भी आ जाएगा, ये भी। तो ये समी साहब अब बिलावल, लेकिन इसमें मेरी बात सुने ना राना साहब, अब वो जो सैफुर रहमान साहब हैं, ये तो पता है सबको कि जब वो कराची जेल में गए तो रो रहे थे। और वो फिर इन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने वो नैपकिन्स, वो जो टिश्यू पेपर होते हैं, उसका डब्बा भेजा और वो रो रहे थे और कह रहे थे बस जी मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्योंकि इन्होंने आसिफ जरदारी की ज़बान भी काटने की कोशिश की, उसके साथ ही भी करने की कोशिश की जेल में। ये बात भी अपनी जगह पे मुझे उस पर यकीन नहीं आता। अगर ये बात सच होती, ज़ुबान काटने वाली, तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में इतनी कुर्बत ना होती, इतनी दोस्ती ना होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने वो जो ज़ुबान काटने वाली बात की थी वो गलत थी। अगर वो सही थी तो फिर नवाज शरीफ के साथ इतनी पींगे नहीं बढ़ाई जा सकती थी। राना साहब वो बात नहीं है। वो तो देखें, वो तो ग़ुलाम इसाक़ खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी पर दस्तखत किए थे बतौर सेक्रेटरी दाखिला, मुझे याद है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनको सदर एक्सेप्ट किया था। ये बात नहीं, इससे नहीं। तस्वीरें हमने देखी आसिफ अली जरदारी की ज़बान कटी हुई, वो तो एक ऐसा वाक़या है जिसको आप जुटला नहीं सकते। भाईजान वो तो हुआ था, भाईजान हुआ होगा, लेकिन मैं उससे देखिए ना, ये गुफ्तार में और किरदार में सामने रखना पड़ता है ना। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उन्हें नवाज शरीफ साहब से आजकल। देखिए, मैं अब बिलावल की तरफ आते हैं भाईजान। जो बिलावल साहब ने आज धमकी दी है, इनके पाँव कांप रहे हैं। इतनी हिम्मत थी तो नैब में पेश हो जाते। ये आज कहते हैं एहसन इकबाल साहब पकड़े गए, कल मैं जाऊंगा तो मैं ना पकड़ा जाऊं। असल बात ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर। समी साहब, किसने इनको क्या कहा है? कहते हैं जी मुझे अपनी वालदा की बरसी मनाने से रोकने के लिए नोटिस जारी किया गया और भी माल बनाए हैं। आज समी साहब बड़ा खौफनाक काम हुआ, आपको पता, 2 गाड़ियों पर वो जो किसानों के लिए सब्सिडी थी ना, वो जो जरदारी साहब के करिंदे अनवर मजीद साहब और बाकी खा पी गए, उसका जो रिकॉर्ड है वो 2 गाड़ियों पर वो सारी फाइलें जो हैं वो आज ले जाई गई। तो सनी साहब इन्होंने तो अखीर कर दी लूट मार नहीं तो वो क्यों लेके गए 2 गाड़ियों पर? वो क्या फ़ायदा उसका? यहाँ पर जो कन्विक्ट हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल गई, हर आदमी ज़मानत पे रिहा होता जा रहा है। और मैं तो अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को जेल में रखने की, इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये तो अब तो मुझे तो नहीं लगता कि हम आगे वक्त में कुछ देखेंगे कि ये जो बड़ा आदमी है कोई जेल में भी जाएगा। नहीं भाईजान, बड़े आदमी जो है ना, इन्होंने जेलों में जाना है। बात ये है कि अभी तक तो किसी को सजा नहीं कहते हैं और ना, इनकी जेलें भी, राना साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन इनके लिए जो जेलें हैं वो इतना रेस्ट हाउस की तरह है। इतना प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ियों में आते हैं, नारे लगते हैं, पुलिस वाले आगे पीछे, हूटर चल रहे हैं, जेलों में भी वो शक्ति मिले हुए हैं। इनकी जेलें आम आदमी जो बेचारा पाकिस्तान का ज़िंदगी गुजार रहा है उससे बेहतर जेलें हैं इनकी। वो बात आपकी भाईजान सही है, उससे मैं इत्तफाक करता हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो अमल शुरू हुआ है ना समी साहब,
इसमें रुकावट डालने की जितनी मर्जी कोशिशें कर ली जाए, ये जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, देखिए ना, ये बड़ी यहाँ पे आइन की बालादस्ती की बात होती है। तो आइन के कौन से आर्टिकल के तहत इस लूटमार की इजाज़त है जो इन्होंने की है? भाई ये जो नैब का कानून है ना, इसको बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ये काला कानून है। अब जिसमें एसेट्स बियॉन्ड मींस, यानी अगर आपने माल बनाया है कहीं से और उस पर प्रॉपर्टी ले ली है या आपका बैंक अकाउंट है और हुक्काम आपसे कहते हैं कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए, तो उसको बिलावल भुट्टो कहते हैं ये आमिर का बनाया हुआ कानून है। सुनिए ज़रा क्या फरमाते हैं। कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं रूल ऑफ लॉ, इस इंस्टीट्यूशन को नहीं, मैं पहले दिन से इस इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता हूं। मगर हम में और आमिरों में फर्क है। हम में और आमिरों में यह फर्क है कि हम इन फोरम से नहीं भागते हैं। हम जब एतराज भी करते हैं कहते हैं कि यह काला कानून है, आमिर का बना हुआ कानून है। वो कह रहे हैं ये काला कानून है, आमिर का बनाया हुआ कानून है, हम इस कानून को नहीं मानते। तो राना साहब, ये अगर एक कानून बन गया है जिसमें चोरी का माल रोकने की बात की गई है, चाहे वो किसी का कानून बनाया हुआ है, अभी अच्छा फिर बनाया तो शायद आमिर ने था, लेकिन ये जो सारी आइनी तरामीम हुई उसमें किसी ने इसको नहीं छेड़ा, किसी ने इसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की। तो अब तो ओनरशिप जो है वो इनके अपने पास है। जरदारी साहब 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, उसके बाद कई तरामीम हुई जो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, अपोजिशन ने मिलकर की। तो इस कानून को नैब के कानून को कंटिन्यू किया गया, इसको ओनरशिप दी गई। तो अब तो ये आमिर का बनाया हुआ कानून नहीं है, अब तो बिलावल साहब के अब्बा जी का बनाया हुआ कानून है, नवाज शरीफ साहब का बनाया हुआ कानून है। तो ये अभी भी कहते हैं ये आमिर का बनाया हुआ कानून है। ये भाईजान आपने बिल्कुल सही तशरीह कर दी इस कानून की। ये देखें, इस कदर बेशर्मी और डटाई से उसे आमिर का कानून कहते हैं। 10 साल तक इनकी हुकूमतें रहीं, इन्होंने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाली आइनी तरमीम भी कर ली और भी बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की। जो बातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शामिल नहीं की थी वो इनके अब्बा जान ने शामिल करवा दी आइन में। मसला सिर्फ ये है समी साहब कि वो कानून 10 सालों में इन्होंने बदला क्यों नहीं? इसलिए कि वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था। कभी नवाज शरीफ से पूछें या आसिफ जरदारी से पूछें, कोई थोड़ा अरसा 10 साल और दोनों इकट्ठे थे, यानी 2/3 अक्सरियत से तरमीम तो कर ली इन्होंने आइन में, एक सादा अक्सरियत से कानून में तब्दीली नहीं की। तो ये मसला क्या है कि अब जब अपनी गर्दन आ रही है ना फंदे में, तो उस वक्त इनको नज़र आ रहा है कि जी ये काला कानून है। समी साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब के सारे वो खर्चे मर्चे जो थे वो कहाँ से पूरे होते थे? उन्हीं जाली बैंक अकाउंट से पूरे होते थे ना, उसी का तो पूछने के लिए कल इन्हें बुलाया है। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि क्योंकि 27 तारीख को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, बिलावल साहब क्या ये चाहते हैं, ये जो उन्होंने बयान दिया है नैब को कि आएँ आप मुझे पकड़ लें, अगर पकड़ना है तो पकड़ के दिखाएं, ये इसलिए कि जो बरसी के मौके पर कोई पॉलिटिकल टर्मोइल हो या वो कुछ पॉलिटिकल माइलेज गेन कर सकें, उसकी वजह से ये कह रहे हैं। और नैब ने भी, मुझे ये बताइए, ये जो एक सिचुएशन बन रही है, नैब ने इतना अरसा तो उन्हें बुलाया नहीं। उन्होंने 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है और उस पर पिंडी में जलसे का ऐलान किया है, तो नैब ने उनको कल बुला लिया है। भाईजान जलसा इनके तायाजान फजल रहमान भी करके गए यहाँ, वहाँ भी ये तकरीर करके आए। इन्होंने जलसे में क्या तीर चला लेना था जो किसी जलसे से खौफजदा हो जाते, वो एक प्रोसेस है। अब ये उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसको एक थिएटर लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मोहतरमा की बरसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये है कि भाई आपको सिंपली बुलाया है ना उन्होंने, आके जाके जवाब दो। आप उस नोटिस से इतना ये डरा क्यों है इतना? बिलावल भुट्टो साहब जो है ये डरे इसलिए मैं तो नहीं मानता कि डरे हैं वो भाईजान। आज अगर एहसन इकबाल साहब ना गिरफ्तार होते, इन्होंने कल पेश हो जाना था। इन्होंने, मैं आपको बताऊं समी साहब, ये बड़ी ये बात मेरी बात सुने भाईजान, ये जब अपने सियासी आज बड़ा शोर होता है ना, एनआरओ परवेज मुशर्रफ साहब ने इनको दिया था, इनके अब्बा जान को और उनकी वालदा मोहतरमा को, वो एनआरओ का जो मुसवदा था ना सारा, वो एनआरओ भाई मेरी बात सुने, वो भी एनआरओ कोई परवेज मुशर्रफ ने नहीं दिया था, वो अमेरिका ने कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब पढ़े, डंडा दे के उन्होंने दिलवाया था। मेरी बात तो वो कोई परवेज मुशर्रफ ने दिया था। उसका मुसवदा किसने तैयार किया? वो तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने जब यहाँ पर हुक्म दिया तो ये सारे उनके आगे लंबे पड़ गए और इन्होंने कहा हाँ जी ठीक है। भाईजान मेरी गुजारिश सुने, वो एनआरओ का मुसवदा किसने तैयार किया था? वो जनाब फारूक एच नाइक साहब ने तैयार किया था। वो जो ऑर्डिनेंस नाफज हुआ था वो फारूक एच नाइक साहब ने वो एनआरओ का मसवदा तैयार किया। ठीक है, किया होगा तैयार। तो ये समी साहब अब उस इमरान खान जो है वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे,
इसलिए ये परेशान हैं। ये चाहते थे, ये समझते थे, इन्होंने हर तरह की कोशिश करके देख ली, बिलावल भुट्टो ने भी, आसफ जरदारी ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, कि किसी तरह इमरान खान के साथ इनका ज़रा सुट पंजा हो जाए। देखें, मैं राना साहब, बात ये है कि माजी में ये लोग सारे वाशिंगटन की तरफ क्यों देखते हैं? देखिए, इसको समझें आप। माजी में जो कुछ भी हुआ, जिसको हम बज़ाहिर ये समझते हैं कि हमारे यहाँ के हुक्मरानों ने रियायत दी, हमारे हुक्मरानों ने रियायत नहीं दी। जब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने अपना पैंतरा बदला, इनके उस वक्त उन्होंने टिबरी टाइट की, जो यहाँ के हुक्मरान थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब टाइट किया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने साथियों को भी नाराज़ किया, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ को पता था कि मैं सर्वाइव नहीं कर सकूँगा अगर मैंने अमेरिका की मुखालफत की। तो उन्होंने वो सारे का सारा, यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी बाहर भागते हैं। यही वजह है कि जो हमारे यहाँ पर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो हैं, जो वहाँ पर वाइट हाउस में, उधर जो अमेरिका में वो जो प्रेयर्स ब्रेकफास्ट होता है ना, जो वो करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं, वहाँ पर भी वो जाके तो इन अमेरिकन हुकाम से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारी दादरसी, हमारी माफ़ी, हमारा इक़्तिदार में आने का रास्ता वहीं से शुरू होता है। जैसे अमेरिका कहता है ना कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन होना है उसका दरवाज़ा पाकिस्तान से गुजरता है, इसी तरह ये समझते हैं कि इधर वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऐवान सदर में जाने की जो पगडंडी है वो वाइट हाउस से, पेंटागन से, स्टेट डिपार्टमेंट से होके आती है, तो ये उसी पगडंडी पे चढ़ जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये इन लोगों को नहीं मानते। राना साहब, यही कल्चर अगर आप देखें इस हवाले से ना, ये जो डील मुशर्रफ साहब के साथ इनकी डील वील हुई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक किताब लिखी थी, उसमें भी उन्होंने कुछ वाक़यात का जिक्र किया है। ये इनके जो राब्ते शाब्ते हुए थे वो आप उसको देखें, वो अपना उसके बाद वो बता रहे हैं कि उन्होंने वाशिंगटन वालों से बेनज़ीर साहिबा ने रब्ता किया था। ठीक है, जो आपकी बात है मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, कि आपकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहब ने कहा कि जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो उसके बाद मैंने उनसे और बरतानिया वालों से भी रब्ता किया ताकि मामला जो है पक्का हो। तो समी साहब, अब गुजारिश ये है, तो अब ये जो अकड़ है बिलावल भुट्टो साहब की, ये जो इतना वो गुस्से से बात कर रहे हैं, मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कह रहे हैं जी 2 महीने में ये हो जाएगा, 3 महीने में ये हो जाएगा। हालात भी हम देखते हैं, कभी कोई फ़ैसला इस तरह का आ जाता है, कभी और कोई चीज़ ऐसी आ जाती है। तो मुझे अब कहते रहे इमरान खान के NRO नहीं दूंगा, किसी को बाहर जाने नहीं दूंगा, लेकिन हमने देखा शहबाज शरीफ साहब चले गए, हमने देखा नवाज शरीफ साहब चले गए, फिर हमने देखा बहुत सारे लोग जो बंद थे वो बाहर आ गए। कैसे भी आए मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि ये कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो जिसका ताल्लुक़ इमरान खान से नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन वो काम कर रही है और सारे ये जो काम है ये हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 2 महीने में ये हो जाएगा, ये कहता है जी बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं हिम्मत नहीं है, आएँ मुझे पकड़ के देखें तो दिखा देंगे। तो इनके पीछे कौन बोल रहा है? समी साहब, बिलावल भुट्टो साहब के अब्बाजान का आपने खुद दिखा दिया। उस धमकी के बाद वो जिस तरह भीगी बिल्ली बने रहे हैं, वो कोई ढकी छुपी बात है? ये चीज़ें जो है ना, मैं आपको बताऊं, अब वो ज़माना बदल रहा है। यही चीज़ है जिस पर बहुत सारे बैनुल-अक़वामी ताकतें जो हैं वो भी पाकिस्तान से नाराज़ हैं और ख़ाइफ़ हैं कि अब वो ज़माना नहीं है कि यहाँ की लीडरशिप जो है वो उनकी हाँ में उस तरीके से हाँ मिलाए। अब ये नवाज शरीफ साहब जो है, इन्होंने अपनी बीमारी के हवाले से जिस किस्म का सीन क्रिएट किया था, आप जैसा बंदा भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि जी वो शदीद बीमार है। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कहने लगे कि जी वो बहुत बीमार हैं। आज जो डॉक्टर बाबर अवान साहब ने गुफ्तगू की है, मैं आपको वो पहले गुफ्तगू सुनवा देता हूँ, क्योंकि ये हम दूसरी खबर की तरफ जा रहे हैं। ये मरियम नवाज साहबा के बरतानिया जाने के हवाले से ये खबर है। वो उनकी दरख्वास्त सरकार के पास, ज़ैली कमेटी ने फ़ैसला महफूज किया था, फिर गुफ्तगू हुई। अब सरकार जो बात कर रही है वो ज़रा बाबर अवान साहब की ज़बानी वो सुन ले ज़रा। दूसरा, ये गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बना ली है बड़ी क्लियरली, और वो पॉलिसी ये है कि किसी कीमत के ऊपर भी जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के रूल्स हैं उनको कॉन्विक्ट्स के लिए और फिल्मजी ग्राउंड्स के ऊपर उनको रिलैक्स नहीं किया जाएगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ये सवाल बाबर अवान साहब से था कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का क्या फ़ैसला हुआ, तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हम तो नहीं जाने देंगे। अच्छा, अब कोर्ट में भी केस है मरियम साहबा का, वहाँ पर भी मामला चल रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब गए थे
वो इजाज़त किसने दी? सरकार ने दी, अदालतों ने दी, एक कंट्रोवर्सी चली थी, लेकिन उसका जवाब जो था वो जस्टिस चीफ जस्टिस जो थे आसिफ सईद खान खोसा, उन्होंने दे दिया था कि किसने नवाज शरीफ साहब को भेजा। सुन लें ज़रा उनकी ज़बानी क्या कह रहे थे वो। ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दें। हमारे सामने कोई ताकतवर नहीं है, हमारे सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जिस पर्टिकुलर केस का हवाला वज़ीर आज़म साहब मोहतरम ने दिया, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। ये मोडेलिटीज़ के ऊपर जो हाई कोर्ट में बहस थी, तो ज़रा एहतियात करें। उन्होंने कहा ज़रा एहतियात करें, जो बाहर जाने की इजाज़त थी वो हुकूमत ने दी, ये पता होगा वज़ीर आज़म साहब को। अब अदालत ने तो जुज़ियात तय की कि वो इंडमनिटी, वो उसकी बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो बात। तो अब ये मामला फिर अदालत में है। अब गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि जी हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। जी राना साहब। समीर साहब देखें, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा साहब ने ये जो फरमाया उस दिन अपनी गुफ्तगू में, आज डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी जो गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने कहा कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले अच्छा, इस पर हम बाद में करते हैं बात आके, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं, और साथ ही मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो PCR में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ये ज़रा अपना वो बटन भी ऑफ़ कर दिया करें। वो सारी बात भी हमें आ रही होती है, पता नहीं चलता क्या कहना है, क्या सुनना है, इनसे कुछ कहना है या अपने जो नाजरीन हैं उनसे कुछ कहना है। लेकिन आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज साहबा के बाहर जाने के हवाले से बात हो रही है। हमने ब्रेक पर जाने से पहले जस्टिस खोसा साहब का भी आपको शॉर्ट सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को तो बाहर जाने की इजाज़त जो है वो हुकूमत ने ख़ुद दी थी, हाई कोर्ट ने तो सिर्फ जुज़ियात तय की थी। अब हुकूमत ने मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिस पर शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है और कहा है कि ये तो बिल्कुल एक फ़ैशिज़म की, फस्तायत की निशानी है कि मरियम नवाज साहबा को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। अब मामला अदालत में है, तो अब देखना राना साहब अब ये है कि अब जबकि हुकूमत ने तो कह दिया है कि हम नहीं बाहर जाने देंगे, तो अदालतें क्या करती हैं? तो अदालत का भी टेस्ट है ना ये। जी समीर साहब देखें, गुजारिश ये है, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा अपना, उन्होंने ज़बरदस्त काम किए, लेकिन जाते जाते ना वो कुछ ना ऐसे देखें, एक तो ये बात जो जस्टिस साहब ने फरमाई थी कि जी ये हुकूमत ने इजाज़त दी थी, तो भाईजान हुकूमत ने इजाज़त दी थी मशरूत, ठीक है। अब कल आखिरी दिन है उनका वो जो इजाज़त थी बाहर जाने की। अब उन्होंने रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जबकि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये जानी थी पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि अदालत ने ये कहा था कि आप पंजाब हुकूमत से रिव्यू करें जब आपको वो टाइम आपका 4 हफ्ते का खत्म, 2 महीने का, 8 हफ्ते का, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का दिया था, हाँ, वो कल ख़त्म हो रहे हैं। तो अब उन्होंने रिपोर्ट्स कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता नहीं किया। मरियम साहबा ने किया पंजाब गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी, वफाकी हुकूमत को, लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले में उन्होंने उनकी अना बहुत है, वो कहते हैं नहीं उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो तो अदालत आलिया का हुक्म है, इन्हें अपनी वो मुद्दत में तोसी के लिए पंजाब हुकूमत से रजू करना पड़ेगा, वरना अगर पंजाब हुकूमत रिजेक्ट करे तो फिर ये अभी हम बात कर रहे थे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब की। तो भाईजान बात ये है, मैं समझता हूँ कि एक तो वो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने ना जाते जाते जिस तरह वो मुक्के लहराए, वो भी एक नामुनासिब बात थी, वो उनके इस तरह इजहार नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन मामला समी साहब सीधा है कि आज वफाकी हुकूमत की तरफ से 2 टोक मौक़िफ़ डॉक्टर बाबर अवान ने दे दिया है कि हम किसी सज़ा याफ्ता शख्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे, उसका नाम ECL पर है। तो अब ये ज़ाहिर है मामला अदालत आलिया लाहौर के पास है, अदालत आलिया लाहौर ने इसको समात रखी है, तो अदालत हक़ाइक़ को सामने रखते हुए क्या फ़ैसला करती है, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच उसकी समात करेगा। और अब ज़ाहिर है कि मरियम नवाज़ साहबा
अदालत से ही रुजू करेंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा। आपने जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब का जिक्र किया। वो जो बतौर जज उनका जो कैरियर है और जो 11 महीने चीफ जस्टिस वो रहे, उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और अगर हम उनको खराज तहसीन पेश ना करें तो ये ज़्यादती होगी। मॉडल कोर्ट्स उन्होंने बनाई और वो इतना ज़बरदस्त काम था। उसमें उसके नतीजे में ये हुआ कि कई अजला पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पर अब कोई भी पेंडिंग केस नहीं है। 58,000 केसेस का उन्होंने फ़ैसला किया। और फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस की जो अपीलें हैं, जिनमें मर्डर केसेस हैं, उनके मुलजमान जो हैं या मुजरम जो हैं वो इतना अरसा 10-10 साल 15-15 साल जेलों में और अपीलें नहीं सुनी जाती थी, अब वो करंट कर दिया। सिर्फ हफ्ते 10 दिन का बैकलॉग है, वो भी उन्होंने उन अपीलों को भी उन्होंने क्लियर किया। इसके अलावा देखें उनके पनामा केस, एक बड़ा ऐसा केस था पनामा पेपर्स केस, जिसमें हुकूमत मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दबा रही थी, लेकिन उसमें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब और जस्टिस गुलजार, ये 2 जज थे जिन्होंने पहले उस केस का फ़ैसला दिया और बड़ी बहादुरी से फ़ैसला दिया। और उन्होंने किसी तरह भी कहीं पे कोई नरमी नहीं दिखाई। फिर इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जब जरदारी साहब की मोहब्बत में वो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलि चढ़ा दिया, वो जो फ़ैसला था उस बेंच में भी जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा शामिल थे। तो इसके अलावा और भी बड़े हमारे जो कंट्रोवर्शल केसेस हैं 2-3, उनमें वो थे, बेंच में थे, उन्होंने वो फ़ैसले ऑथर भी किए, 1-2 फ़ैसले उनमें, और बड़ी हिम्मत से बहादुरी से उन्होंने जो हमारी जो फोर्सेस हैं, यानी वो इतने निडर थे, इतने बेबाक कि उन्होंने उनसे किसी तरह की भी कोई वो फैसिलिटी या सिक्योरिटी लेने की हामी नहीं भरी। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि आखिर में जब इमरान खान साहब ने एक बात कही तो शायद वो उनको गुस्सा आया इस बात पर चीफ़ जस्टिस साहब को, क्योंकि वो ये शायद तवक्को नहीं कर रहे थे। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से सारा मामला निपटाए सारे। तो जो उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया अपने उस एक्शन को। लेकिन बहरहाल आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ कि बतौर चीफ़ जस्टिस, जबकि वो जो मुकदमा था वो अदालत उज़्मा में ही आना था, अगर वो फ़ैसला ख़ुसूसी अदालत ख़िलाफ़ कर रही होती तो वो उनके पास ही आना था। तो इन हालात में उनको ये नहीं इस तरह के जेस्चर देने चाहिए थे, जिससे बिल्कुल ये विजिबल हो गया कि फ़ैसला क्या आ रहा है, और फिर फ़ैसला भी उसी तरह आया। और फिर आप ये देखें कि इस कदर इसमें वो मसले थी कि मार्च में आसिफ सईद खान खोसा साहब ने कहा कि जो आइन शिकन है उनकी तो लाशों को भी फांसी दी गई, और उन्होंने वो क्रैमवेल का जिक्र किया। तो वही जो सारी की सारी कहानी थी, वही जो फ़ैसला था, वही जो वाक़या था, वो जस्टिस सेठ वक़ार ने अपने उस फ़ैसले में लिखा। हालांकि वो 3 बेंच था, खसूसी कमेटी 3 मेंबर बेंच, उसमें वो जो पैरा है कंट्रोवर्सल, वो सिर्फ एक जज ने लिखा, उसकी कोई हैसियत नहीं है कानूनी, वो एक मिनॉरिटी डिसीजन है। लेकिन बहरहाल वो हमारी वो बात एक ऐसी थी कि जो हमारे दिलों पे उसने बड़ा असर किया, इसलिए कि फ़ौज के साथ हमारी जो रियासत है, हमारा जो मुल्क है, उसमें फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तानी ये जानता है कि इस वक्त जो निशाना है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं, पूरी दुनिया का निशाना, भारत का निशाना। वो इस तरीके से माहौल को बनाया जाता है, गर्म किया जाता है, और फिर इस तरीके से अटैक किया जाता है कि जिसमें हमारा निशाना हमारी फ़ौज बनती है। लेकिन राना साहब, जो खूबसूरती है, देखें अल्लाह का करम कैसा है कि बावजूद इसके कि वो निशाना बनाते हैं, फिर भी दुश्मनों के मुंह से तारीफ़ निकलती है। जिस तरीके से DG-ISPR ने मामलात को संभाला हुआ है, और जनरल आसिफ गफूर जिस तरह से आके बयान करते हैं, तो जो भारत के जो उनके जो साइबर इंचार्ज हैं, वो कहते हैं कि आसिफ गफूर साहब जब बोलते हैं तो उनकी बात दिल को लगती है, उनकी बात को पूरी दुनिया सुनती है। और इस फील्ड में पाकिस्तानी मौक़िफ़ देने के हवाले से, और जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको इस्तेमाल करने में जो महारत ISPR के पास है, और जिस तरह DG-ISPR ने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है, भारत को उससे सीखना चाहिए। बावजूद इसके कि वो इतनी साजिशें करते हैं, बावजूद इसके कि वो पता नहीं हमारे मुल्क के लोगों को भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने नज़रियात की वजह से या अपने ख्यालात की वजह से, या वो जो समझते हैं सही है, वो ऐसी बातें करते हैं जिससे तनकीद की फ़ौज पर होती है। लेकिन
भारत इस बात को तस्लीम करता है, मानता है कि DGISPR ने जिस अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है, पाकिस्तानी फ़ौज का मुकदमा पेश किया है, वो दुनिया के दिल को लगता है। और वो उसकी वजह ये है कि वो बातें सच हैं, वो बातें झूठ नहीं हैं। आसिफ गफूर साहब जो बयान करते हैं वो अपने दिल से बयान करते हैं, और वो बयान करते हैं जिस पे पाकिस्तान की फ़ौज बिलीव करती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो दुश्मन के मुंह से जो तारीफ़ है, आई थिंक हमारा पूरा मुल्क जो है वो एक बड़ी प्राइड फील करता है इस पर। और जनरल आसिफ गफूर साहब, क्रेडिट गोज़ टू जनरल आसिफ गफूर फॉर डूइंग ऑल दैट। तो बात हम वो जो कर रहे थे कि उससे वो एक ऐसा एक लोगों को तकलीफ़ हुई जिसकी वजह से वो जिस तरह से उनको रुखसत किया जाना चाहिए था, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त वो जज और बड़े ज़बरदस्त उनकी कंट्रीब्यूशन, शायद इस वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ जो है, ये हमें तारीख़ में आसिफ सईद खान खोसा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जिस तरीके से जिस बहादरी से उन्होंने जजी की है अपने मनसब है, वो भी याद रखा जाएगा। यहाँ पर नाजरीन एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं तो आपको बताएंगे कि भारत उबल रहा है वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन देखें नरेंद्र मोदी की ढिठाई कि वो पाकिस्तान को उसमें ट्रैक कर रहा है। लेकिन ये एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तानी सूरत हाल की, इंटरनेशनल सियासत की। भारत उबल रहा है और वहाँ पर जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के ख़िलाफ़, भारत में मुजाहरे हैं और उसमें मिनॉरिटीज़ शरीक हैं, उसमें हिंदूज़ भी शरीक हैं। लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी जो है पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हैं जो बाहर भी हंगामे कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी हैं। और इस LOC पर उन्होंने मामले को गर्म कर दिया और आज आर्मी चीफ भी गए वहाँ पर, मुजफ्फराबाद में भी रोज़ाना जा रहे हैं। एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले को ज़रा ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। 10 अटैक होते हैं तो हम 3 रिपोर्ट करते हैं। जो एट्रोसिटीज़ हैं उसकी हम जो उनकी तकालीफ़ हैं, जो उसमें शिद्दत है, उसको हम कम बयान करते हैं बिकॉज़ पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। राना साहब, भारत उसके मुकाबले में दवन्नी को रुपया बना के पेश कर रहे हैं। देखें समी साहब, जैसे आपने पहले बताया कि खुद भारतीय जो हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज के तर्जमान जनरल आसिफ गफूर साहब जिस तरह सूरत हाल पेश करते हैं, दुनिया उस पर यकीन करती है इसलिए कि सच बोलते हैं। और ये भारत जो है इसने जितनी 2 नंबरी और की है, ये अपने अवाम को धोखा देने के लिए मोदी गवर्नमेंट जो है और इनकी इंडियन आर्मी जो है वो झूठे दावे करने के इतने माहिर हैं कि अब वो पूरी तरह भारतीयों के सामने भी एक्सपोज हो गए। खुद भारतीय उन पर लान तान कर रहे हैं कि आप तो ये दावे करते हैं और कहते ये हैं। समी साहब, इन भारतीय फ़ौज की मक्कारी, यारी और झूठ जो है वो पूरी दुनिया में यहाँ हो गया और उसी चीज़ की वजह से वो भारतीय जिसका आप हवाला दे रहे थे ये कहने पर मजबूर हो गया कि भाई पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान की बात को यूरोप वाले भी सुनते हैं। तो ये चीज़ जो है, अब भारत के अपने हालात समी साहब क्या हैं, ये उनसे तवज्जो हटाने के लिए LOC पर गड़बड़ कर रहे हैं। जो भारत के अंदर लोग बाहर आ गए हैं, आप देखें कितनी रियासतों में वहाँ काम बिल्कुल ठप होकर रहे। कई जगह पर तो ऐसी सूरत हाल है कि रोज़मर्रा के मामूलात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और वहाँ पे भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लोगों पर जिस तरीके से तशद्दुद कर रही हैं, गोलियाँ चला रही हैं, लाठियाँ बरसा रही हैं, उससे उस तहरीक में और शिद्दत आ रही है। और वो तहरीक जो है किस हवाले से कि मुसलमानों के खिलाफ जो इम्तियाजी कानून बनाया शहरियत का मोदी ने, उसके खिलाफ। और उस कानून की जद में समी साहब अभी तो मुसलमानों को लाया जा रहा है ना, मोदी जिस एजेंडे पर कारबंद है हिंदू फाशिज्म के, उसमें जो निचली जात के हिंदू हैं वो भी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, सिख भी गैर महफूज समझते हैं, ईसाई भी वहाँ के गैर महफूज समझते हैं। और अब ये मोदी जो है इसकी गर्दन पर पांव आया है वहाँ के अवाम की तरफ से। दुनिया भर में आप देखें भारतीय सफारत खानों के सामने सनी साहब मुजाहरे कर रहे हैं लोग, वो यही कह रहे हैं ना कि वो पाकिस्तानी मुजाहरे कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका की कांग्रेस ने भी भारत को ग्रिल करना शुरू किया। अभी जो भारत के वज़ीर ख़ारजा थे सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने जो हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उससे उनकी मुलाकात होनी थी, तो उसमें एक वो पामेला जयपाल
जो इंडियन अमेरिकन कांग्रेस वुमन है, उन्होंने कश्मीर पर रेजोल्यूशन भी एक दी है कि भाई वहाँ पर जुल्म हो रहा है। वो उस कमेटी के मेंबर हैं, उसमें शामिल थी। तो जयपाल शंकर ने कहा जी मैं तो, ये इन्होंने सुब्रमण्यम जयशंकर ने, कि मैं तो नहीं उस मीटिंग में आता, वो उसको निकालें। तो जो हाउस की कमेटी थी उसके चेयरमैन ने कहा भैया आप कौन होते हैं कि हम इनको निकाल दें। तो वो भारत में एक बड़ा इशू बना। और जो सेनेटर वो हैं कमला हैरिस, वो भी इंडियन अमेरिकन है, उनकी वालदा चेन्नई से उनका ताल्लुक़ है, वो भी, उन्होंने भी इस पर बड़ा तनकीद किया। अब सूरत हाल ये है, भारत की जो फस्तायत है, भारत का जो रूडिज़म है, भारत जो जुल्म कर रहा है मिनॉरिटीज़ पर, और जिस तरह से अथॉरिटेरियन इनका रूल है मोदी का, उस पर बर्नी सैंडर्स ने भी ये कहा है, जो अमेरिकी सदारती उम्मीदवार हैं। उनका ये कहना है कि जो कुछ भारत ने किया है वो तो किसी डिक्टेटरशिप से तवक्को की जा सकती थी, लेकिन ये तो एक डेमोक्रेसी है। गोया इन अदर वर्ड्स बर्नी सैंडर्स ये कह रहे हैं कि आप एक डेमोक्रेसी नहीं है, आप एक डिक्टेटरशिप हैं जो आप कश्मीर में कर रहे हैं। अब इससे भारतीयों के आसाब बुखला गए। हालांकि जो अमेरिकी हुकूमत है वो बड़ी मुनाफकत पर मबनी उसकी पॉलिसी है। जो ट्रंप है, उन्होंने जिस तरीके से टैक्सेस में जो एक बयान जारी उन्होंने वो किया, और अभी बाद में जो बयान भी वो जारी किया, लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं, सेनेट के जो लोग हैं, वो वहाँ पर जो अवामी एक राय है उसमें भारत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, बरतानी यूरोप में एक्सपोज हुआ है। लेकिन अब फ्रांस ने, आपको पता है, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो चाइना ने कहा था कि एक कश्मीर पर होनी चाहिए, वो फ्रांस ने उसको वीटो कर दिया, इसलिए कि वो राफ़ेल जहाज़ जो हैं वो उन्होंने लेने थे उनसे, फ्रांस ने बेचे हैं इंडिया को, तो तिजारत आ गई। तो वैसे तो फ्रेंच जो हैं वो बड़े ह्यूमन राइट्स के मामे बनते हैं, चैम्पियन बनते हैं, लेकिन ये बेसिकली एंड पे मामा कौडू ही निकले, जो जिस तरह जो करैक्टर है। तो ये एक उनकी जो मुनाफकत है वेस्ट की, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो कुछ भारत में हो रहा है उसमें मोदी की सरकार जो है, उनके जो वज़ीर हैं, उनकी मुनाफकत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। और भारत के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस है, इस वक्त जो वहाँ पर मुजाहरे हैं, वो इतने शदीद हैं कि वो जो पाकिस्तान ने कहा कि वो अपनी तवज्जो यहाँ से भारत हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी, और इंतहा पसंदी को फिर प्रमोट करने के लिए बॉर्डर्स पर किसी तरह की भी कार्रवाई कर सकता है। और का भी जो एक वो जिसे कहते हैं ना कि फॉल्स फ्लैग एक्टिविटी या ऑपरेशन, वो कर सकता है। बहरहाल ये सूरत हाल है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी तज्जिया में, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।